नमस्कार। आइए सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास धर्मपुत्र का 8वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। माया को देखने के बाद दिलीप की सारी फिलॉसफी धरी की धरी रह गई। वो अपना आपा खो बैठा। माया के ख्यालों से उसे मुक्ति ही नहीं मिलने लगी। इधर माया का भी वही हाल था, वह भी दिलीप के ख्यालों में खो सी गई थी। इधर डॉक्टर साहब और अरुणा देवी पर यह बात प्रकट हो गई कि माया दिलीप को चाहने लगी है। पर अब जब माया घर तक खुद चलकर आई है तो उसे खाली हाथ लौटाना ठीक नहीं। इसीलिए वे दोनों सुशील से माया के ब्याह की बात राय साहब से चलाने की सोचते हैं। डॉक्टर साहब जब यह नया प्रस्ताव राधा कृष्ण के पास लेकर जाते हैं तो वे भौचक्के रह जाते हैं। वे भी मन ही मन कहीं न कहीं दिलीप को ही पसंद करते थे। वे इस नए रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। फिर दिलीप की माँ यानी अरुणा देवी खुद राय साहब से बात करती हैं। राय साहब कुछ बोल नहीं पाते और यह कह देते हैं कि सोच समझकर पत्र लिखकर उन्हें बता देंगे। उन लोगों के जाने के समय डॉक्टर साहब के घर के सभी सदस्य उन्हें छोड़ने आते हैं। दिलीप भी वहाँ आता है। यहाँ फिर एक बार दिलीप और माया एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के दिल में फिर एक बार एक नई चोट उत्पन्न होती है। इधर सुशील भी माया से शादी वाली बात को लेकर हवाई किले बना रहा है और बहुत खुश है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। माया का यह वैकल्य और दिलीप का यह उन्माद देखकर भी किसी ने यह नहीं समझा कि दोनों तरुण हृदय प्यार का घाव खा गए हैं। माया के वैकल्य में सभी ने अपमान की वेदना देखी, पर दिलीप की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया। इस घटना के बाद दिलीप एक बारगी ही माता पिता के विराग और उपेक्षा का पात्र बन गया। पिता ने उससे बातचीत ही बंद कर दी और माँ ने उससे कह दिया कि तू मेरा लड़का नहीं है, जा चला जा यहाँ से, जहाँ तेरा जी चाहे वही कर जो तू चाहता है। वह तो चाहता था कि एक बार फिर उसके सामने ब्याह का प्रस्ताव आए, परंतु यह प्रसंग आया ही नहीं। दिलीप अपने दिल की बात खोलकर कह भी नहीं सका, मन ही मन घुटता रहा। अब उसे घर भर में सर्वत्र सूना सूना सा लग रहा था। माता पिता उससे नाराज थे, पर अभी तक उसे यह नहीं पता था कि अरुणा देवी ने गुस्से में आकर जो बात कही है वह यथार्थ में सत्य है। ऐसा होता या सच्ची बात उसे पता लग जाती तो शायद वह इस परिस्थिति में आत्मघात ही कर लेता। अब वह बहुधा नित्य ही बहुत जल्दी सुबह उठकर जमुना किनारे चला जाता और कभी कभी तमाम दिन वहीं पड़े रहता। राष्ट्रीय संघ के नाम में भी अब उसे रुचि नहीं थी। संगी साथी उसे कोंचते थे। वह गुमसुम सभी से उलाहने सुनता। अपनी विरह वेदना किसी पर प्रकट करना उसके लिए शक्य न था। वह किसी को अपनी दिल की बात कहे ऐसा कोई हितु मित्र भी न था। यह उसने अब जाना। माया के प्रति मन ही मन सुशील के मन में भारी मोह उत्पन्न हो गया था। उसे आशा बंध गई कि उसका विवाह माया से ही होगा। वह यद्यपि बड़े ही उच्छृंखल स्वभाव का था, परंतु इस प्रकरण से कच्चा था। वह अभी से मन में बड़े बड़े मंसूबे बांधने लगा। माया फॉरवर्ड लड़की है, वह पर्दे की रानी बनकर तो नहीं बैठने वाली। हम लोग कंधे से कंधा भिड़ाकर आंदोलन करेंगे, बढ़ चढ़कर भाषण करेंगे। माया का चमत्कारिक व्यक्तित्व हमें नेतृत्व की चोटी पर खींच ले जाएगा। सुशील इस प्रकार अपने अस्त व्यस्त जीवन को माया की कल्पना के सहारे व्यवस्थित करने लगा। करुणा घपले में पड़ी थी। उसे भीतरी बातों का कुछ भी पता न था। जात बिरादरी के झमेलों से वह दूर थी। दिलीप के जन्म के संबंध में भी वह कुछ भी नहीं जानती थी। माया उसकी भाभी बनकर आई है, बस यही उसके लिए काफी था। उसने यही सुना था कि बड़े भैया से नहीं, सुशील भैया से उसका ब्याह होगा। यह सब अदला बदली क्यों हो रही है, यह सब वह नहीं समझ पा रही थी। पर उसे संतोष था कि ब्याह चाहे जिस भी भैया से हो, भाभी तो वही रहेगी। उसके लिए यही यथेष्ट था। करुणा से ही बात फूटकर दिलीप के कानों में भी पहुंची। दिलीप के लिए यह मर्मांतक था। यद्यपि यह बात न दिलीप जानता था न सुशील कि राय साहब ने अभी तक यह रिश्ता स्वीकार नहीं किया है, परंतु सुशील में ज्यों ज्यों इस रिश्ते के संबंध में उत्सुकता और उद्वेग के चिन्ह आते गए, त्यों त्यों दिलीप का क्षुब्ध मन हाहाकार से भरता गया, जो शीघ्र ही सुशील के प्रति तीव्र प्रतिहिंसा और विद्वेष का रूप धारण कर गया। अरुणा देवी को दिलीप की न ने तो आहत किया ही था, राय साहब की न ने भी उन्हें मर्माहत किया। वे बारंबार अपने आप को धिक्कारने लगी कि क्यों उन्होंने यह प्रस्ताव किया, क्यों फिजूल सुशील के मन में एक नई आशा, एक नई भावना की जड़ जमाई। वे आत्मग्लानि से भरी जा रही थीं।
उन्होंने जब सुबह सुशील को बुलाकर कहा था कि मैं तेरा ब्याह माया से पक्का कर रही हूँ रे, तो उसने कुछ हंसकर, कुछ लजाकर निरीह बालक की भांति कहा था, जैसा तुम ठीक समझो माँ वही करो। अब वे सोच रही थी कि यह ठीक नहीं हुआ, इतना उतावलेपन की क्या जरूरत थी। अब वे जब टालकर चले गए हैं, अब ना कह दें तो क्या होगा, और यह भी ना ही है। परंतु वे अपनी ओर से इस संबंध में राय साहब को कुछ लिखना नहीं चाहती थीं, और राय साहब ने घर जाकर एकदम चुप्पी साध ली थी। तैश में आकर वे अब राय साहब को नीचा दिखाने या बदला लेने के विचार से कहीं सुशील का ब्याह तय कर डालना चाहती थीं। पर डॉक्टर साहब राय साहब के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें बहुत कुछ आशा भी थी। अब क्या होगा इसी संकोच में अरुणा देवी घुल रही थी। माया की ममता, शील और सम्मान उन्हें सब ओर से आहत कर रहे थे। राय साहब ने घर जाकर इस नए प्रस्ताव पर पत्नी के साथ विचार विमर्श किया। बिरादरी की बात पर वे भी चिढ़ गई थीं, परंतु राय साहब ने कहा, ये वाक्य डॉक्टर साहब के तो नहीं है, वे तो हाथ पसार कर माया को मांग रहे हैं। गृहिणी ने कहा, परंतु माया तो हमारी बेटी है, कोई बिक्री का सौदा नहीं कि एक ग्राहक से सौदा नहीं पटा तो दूसरे से पटा लिया। बड़े भाई को जूता छोटा पड़ा तो छोटे ने पहन लिया। नहीं, अब इस संबंध में उस परिवार से बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं। राय साहब ने माया से भी बातें की। माया ने दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया, परंतु माया की इनकारी में माया के हृदय का जो प्रचंड निगूढ़ प्रेम भाव दिलीप के प्रति था, उस पर उनकी दृष्टि नहीं गई। उन्होंने वही सोचा कि दिलीप के प्रतिक्रिया स्वरूप ही माया घोर विरोध कर रही है। उन्हें यह युक्ति संगत और आत्मसम्मान मूलक ही प्रतीत हुआ। वे उस परिवार में अब ब्याह की बात नहीं करेंगे। परंतु शीघ्र ही माया के वैकल्य का सही कारण उन्होंने जान लिया। जानकर वे बहुत चिंतित हुए। उन्हें क्या करना चाहिए यह निर्णय वे न कर सके। बहुत सोच विचार कर उन्होंने इस संबंध में मौन ही धारण करना ठीक समझा। उन्होंने सोचा कि समय के साथ परिस्थितियां बदलेंगी, तब देखा जाएगा। उन्होंने डॉक्टर को कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर ने भी उन्हें कुछ नहीं लिखा। इस तरह 2 साल बीत गए। सुशील और दिलीप के लिए अनेक रिश्ते आए, पर उन्होंने नहीं लिए। उनके मन में जहां माया का प्रश्न शूल बनकर चुभ रहा था, वहां दिलीप का अस्तित्व एक बड़ी बाधा बना हुआ था। दिलीप के मन में जो एक गहरी वेदना थी, उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। राय साहब ने भी माया के ब्याह की चर्चा नहीं की। कालचक्र अपनी गति पर घूमता चला जा रहा था। यूरोप युद्ध की ज्वाला में जल भुनकर खाक हो रहा था। हिटलर थल जल वायु में सर्वग्रासी महाकाल बनकर नर रक्त में स्नान कर रहा था। महाराज्यों और महाराष्ट्रों के गर्वीले राजमुकुट भूलुंठित हो रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्य महासंकट से गुजर रहा था। यूरोप का वह महान मेघ खिसकता हुआ एशिया और प्रशांत क्षेत्र को छू रहा था। भारत में अशांत वातावरण भरा था। हर एक चीज महंगी हो रही थी। ऑर्डिनेंसों और जोर जुल्मों की भरमार हो रही थी। कांग्रेस का नेतृत्व बूढ़े और ठंडे दिल नेता कर रहे थे। वे कह रहे थे कि ठहरो और प्रतीक्षा करो, पर सुभाष का गर्म रक्त प्रतीक्षा करने का धैर्य न रखकर चमत्कारी ढंग से भारत से गायब हो चुका था, और अब उनकी जर्मनी और सिंगापुर या बर्मा से निरंतर होने वाली रेडियो स्पीचों ने देश को हिला डाला था। अंग्रेजों ने गुलाम भारत को और भी कसकर भारत रक्षा के नाम पर ऑर्डिनेंसों की जंजीरों में जकड़कर जबरदस्ती युद्ध साधन बना लिया था। उत्तेजना और असंतोष से भारत की धमनियों का रक्त खौल रहा था। विद्रोह के प्रचंड बवंडर की सूचना भारत के प्रत्येक युवक के गर्म निश्वासों में मिल रही थी। जर्मनी नाजी सेनाएं एक के बाद एक दूसरे देश को आक्रांत करती अबाध गति से बढ़ती चली जा रही थी। फ्रांस कब्र में कराह रहा था और ब्रिटेन की आंखें पथरा रही थीं और नाड़ी छूट रही थी। पूर्व में जापान ने भी युद्ध का शंख फूंक दिया था। अंग्रेजों के सुदृढ़ पूर्व सिंहद्वार सिंगापुर पर जापानी सेना ध्वज फहरा चुकी थी। विद्रोही आंदोलन भारत में अंग्रेजों का रहना हराम कर रहे थे। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो भानुमति का पिटारा लाए थे, उसे ठुकरा दिया गया था। चर्चिल सरकार की सिरदर्दी का अंत न था। लोग कहने लगे थे, ब्रिटेन भारत के हाथ पांव बांधकर जापान के आगे डाल देगा। उन दिनों भारत में धड़ाधड़ विदेशी सेनाएं आ रही थीं। अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन सभी सेनाएं थीं। इस सेना का आगमन भारत की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए था। देश का सारा उत्तम खाद्य पदार्थ इन गोरे सैनिकों को मिल रहा था और देश भूखा मर रहा था।
देश भर की दुधारू गायें और भैंसें तराजू पर तुल तुल कर बिक रही थीं। उनका ताजा मांस खाकर और आकंठ मद्यपान करके ये सैनिक भारत में अनैतिकता का नंगा नाच कर रहे थे। भारत के बच्चे को एक एक बूंद दूध के लाले पड़े थे। अंत में 7वीं अगस्त का चिरस्मरणीय दिन भी आया। बंबई से अखिल भारतवर्षीय कमेटी कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी की यह वाणी फूटी। यदि मैं भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और धुरी राष्ट्रों समेत शेष संसार को अहिंसा की ओर ले जा सकता तो मैं ऐसा कर डालता, पर यह चमत्कार तो केवल परमात्मा के हाथ में है। अब मेरे हाथ तो केवल यही है कि करूं या मरूं। आपको पत्नी परिजनों का मोह त्याग देना होगा, संसार में सब कुछ छोड़ देना होगा। मैं चाहता हूं कि अब विरोधी अंग मिलकर भारत को विदेशी शासन से मुक्त कर लें, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े। उनका एक ही उद्देश्य होगा, ब्रिटिश सत्ता को पथभ्रष्ट करना। मैं एक अस्वाभाविक प्रभुत्व का रक्तहीन अंत करके एक नवीन युग का आरंभ करना चाहता हूँ। यह हमारा अंतिम संग्राम है और इसमें 2 महीने से अधिक का समय न लगेगा, परंतु लाखों मनुष्यों को एक साथ आगे बढ़ना होगा और भारत दासता की जिन जंजीरों से बंधा है उन्हें तोड़ना होगा। हमारे संघर्ष में वे सभी कार्य सम्मिलित होंगे जिनसे वह शीघ्र एक दुर्दमनीय शक्ति का रूप धारण कर लेंगे। संक्षेप में मैं कहूँगा, करो या मरो। हम ब्रिटिश शासन का पूर्ण अंत चाहते हैं। वह जहर है जिसे छूते ही सब चीजें दूषित हो जाती हैं। यह भावना 12 वर्षों से मेरे मस्तिष्क में काम कर रही है। मैं अब ठहर नहीं सकता। हमारे खतरे स्पष्ट हैं, परंतु हमें उनसे डर नहीं है। भले ही देश में अराजकता व्याप्त जाए, मैं कहूँगा राष्ट्र के पास में जो कुछ है वो अपनी बाजी लगाने से भी न चूके। यह मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष है। मैं अंग्रेजों से कहूँगा कि वे इसी समय भारत छोड़ दें और आपसे कहूँगा कि आज से अपने को स्वतंत्र व्यक्ति समझें और उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाएं। उसी दिन गांधी जी सहित सब चोटी के नेता कैद कर लिए गए। 9 अगस्त के प्रभात से ही देश में विद्रोह फैलने लगा। आकार, विस्तार, त्याग, बलिदान, संगठन शक्ति, जनोत्साह, ध्येय, नीति निपुणता, सभी दृष्टियों से वह महान था। इसमें लगभग 6-7 हजार आदमी मरे, 1 लाख से अधिक जेल गए, 1 करोड़ से भी अधिक रुपया जुर्माना हुआ। गांव के गांव वीरान हो गए। लगभग 4 करोड़ आदमी ने खुले रूप से इस विद्रोह में भाग लिया। यह खुला विद्रोह गोलियों के बौछारों के साये में खड़ा हुआ था। 1000 से ऊपर जगहों पर गोलियां चलीं। विद्यार्थियों ने लाखों की संख्या में इस आंदोलन में योग दिया। देशी राज्यों तक इस विद्रोह की आग फैली। सारी दुनिया में दबे पिसे व लूटे लोगों पर इसका गहरा असर पड़ा। नई स्फूर्ति और आशा का संचार हुआ। भारत के इस अभूतपूर्व संग्राम का परिणाम गर्वोन्नत जापान और जर्मनी के आत्मसमर्पण के परिणाम से कुछ भिन्न और विचित्र ही हुआ। डॉक्टर परिवार के सभी बच्चे जागृत ज्वलंत स्वभाव के थे। हमने बताया कि शिशिर कुमार कांग्रेसी था। यद्यपि उसका विद्यार्थी जीवन था, परंतु इस आंदोलन के नेता बड़े नेताओं के जेल जाने पर विद्यार्थी ही रह गए। अब तक उसने कांग्रेस में कभी सक्रिय भाग नहीं लिया था, परंतु अब वह दिल्ली के जागृत जनों का नेता था। नेहरू जब बंबई गए थे तो उन्होंने एक भाषण दिया था। उसमें का एक वाक्य शिशिर के कलेजे को बेध गया था। नेहरू ने कहा था, हम समुद्र में डुबकी लगाने जा रहे हैं, इस पार या उस पार, बस इस पार या उस पार। इस वाक्य को शिशिर नहीं भूला। उसने हजारों लाखों बार इस वाक्य को दोहराया। और जब से उसने सुना कि गांधी जी और जवाहर दोनों ही और उनके सैकड़ों साथी जेल में बंद हो गए हैं, तो उसने मन ही मन कहा, डुबकी तो लग गई, अब इस पार या उस पार। इस पार या उस पार उसने होठों में गुनगुनाया। कॉलेज की पुस्तकें उठाकर ताक पर रख दी। उसने दिलीप के पास जाकर कहा, भैया जा रहा हूं मैं, भारत माता की पुकार हुई है, अब इस पार या उस पार। दिलीप शिशिर को प्यार करता था और इस समय उसका हृदय प्यार की पीर से ओतप्रोत होकर अधिक कोमल हो रहा था। वह यद्यपि कांग्रेस से घृणा करता तथा गांधी जी को हिंदू मुल्ला कहता था, पर शिशिर के सामने कुछ नहीं कहता था। उसने कहा, शिशिर इस आग में न कूद, अभी डिग्री ले ले, कॉलेज का सब करियर तेरा बिगड़ जाएगा। पर शिशिर ने नहीं सुना। 9 अगस्त को दिल्ली में मुकम्मिल हड़ताल थी। दोपहर के बाद 50,000 व्यक्तियों का भारी जुलूस निकला।
घंटाघर से कोतवाली तक नरमुंड ही नरमुंड नजर आते थे। भीड़ में शिशिर ने भाषण दिया। यह उसका पहला ही भाषण था, पर वह भाषण न था, अग्निवाण थे जो किसी दैवी प्रेरणा से उस बालक के मुंह से निकल रहे थे। उसने कहा, भाइयों, जनता ने स्वतंत्रता की ओर अपनी विद्रोह यात्रा के लिए कदम उठा दिया है। अब तो हम में से प्रत्येक को कुछ न कुछ करना है, बस करना या मरना। शासन सत्ता दमन पर उतारू है, कठिन परीक्षा की घड़ी है। वह हमें दमन के द्वारा दबाने का यत्न कर रही है। कायर हृदय कांप रहे हैं, लेकिन यह क्रांति इस युग का तकाजा है, यह टाली नहीं जा सकती। सत्याग्रह और असहयोग से कानूनों की अवज्ञा करके अब हम सर्वांगीण क्रांति के द्वार पर पहुंच गए हैं। अब हम विदेशी सत्ता के किसी कानून का नहीं, संपूर्ण सत्ता का विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग अब किसी विशेष विधान के लिए नहीं है, बल्कि यह है कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं। इसलिए आज हमें शपथ लेनी होगी कि यह वर्ष हमारी दासता का अंतिम वर्ष है, परंतु हमारा शत्रु अभी तक हमारे बीच में बसा हुआ है और हमारे दृढ़ संकल्प को तानाशाही तरीके से कुचलना चाहता है। उसने हमारे पूज्य नेताओं को कैद कर लिया है, पर अब हमें नेता की क्या जरूरत है? हम अपना काम जानते हैं। अब हम इस स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं। बस हमें अब दिल्ली के सरकारी भवनों पर से तथा लाल किले से भ्रष्ट यूनियन जैक को उतारकर तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहलाना है। आओ, आज हम सब अपने अपने काम बांट लें। तुम में से जो किसान हैं, वे उन जमींदारों को लगान न दें जो अंग्रेजों को मालगुजारी देते हैं। गांवों में अपनी पंचायतें खड़ी करो, अदालतों का बहिष्कार करो, फसल या पशु मत बेचो, सरकारी नोट से काम मत लो, अदल बदल से व्यापार करो, लुक छिपकर लड़ाई के लिए तैयार रहो। तुम में से जो मजदूर हैं, वे कारखानों, रेलों, खानों और जहां वे काम कर रहे हों, वहां काम की गति धीमी कर दें। गुप्त रीति से कारखानों को हानि पहुंचाएं। मजदूर खाद्य और कपड़े के लिए लड़ें, हड़ताल करें, लुक छिपकर लड़ाई के लिए तैयार रहें। तुम में से जो विद्यार्थी है, वे स्कूल कॉलेज छोड़ दें, लुक छिपकर लड़ाई के लिए दल तैयार करें। जो व्यापारी हैं, वो बैंकों से रुपया निकाल लें, अंग्रेजों से व्यापार बंद कर लें। जो सैनिक हैं, वे भारतीय राज्य तंत्र की भक्ति की शपथ लें, देश के विरुद्ध हथियार न उठाएं। पुलिस वाले क्रांति के विरुद्ध कार्रवाई करने से इनकार कर दें। प्रत्येक व्यक्ति अनाधिकारी सत्ता को नष्ट करने पर तुल जाए। इनकलाब जिंदाबाद, करेंगे या मरेंगे, अंग्रेजों निकल जाओ। सहस्रों कंठों ने गर्जना करके इन नारों का साथ दिया, परंतु इस वज्र गर्जना में मिल गई बंदूकों की गड़गड़ाहट। डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस और सवारों का दल लेकर सभा को घेर लिया और गोली बरसाना शुरू कर दिया। कुछ मरकर गिर गए, कुछ भाग चले, कुछ तड़पने लगे, कुछ हार कर बैठे और कुछ ने फिर गर्जना की, इनकलाब जिंदाबाद, करेंगे या मरेंगे, अंग्रेजों निकल जाओ। और इसी समय धुएं की काली सी रेखा म्यूनिसिपैलिटी की संगीन इमारत से उठती हुई नजर आई। साथ ही दीपशिखा की लौ सी उठी, जो देखते ही देखते विकराल ज्वाला की लपटों में बदल गई। दिल्ली का म्यूनिसिपल भवन धाएं धाएं जल रहा था। उधर भीड़ ने पुलिस लॉरी में आग लगा दी। गोलियां बरस रही थीं, पर तार के खंभे पटापट गिरते जा रहे थे। दमकल आग बुझाने आई, मगर उसे भी जलाकर सबने खाक कर दिया। फतेहपुरी पर गोरी फौज दनादन गोलियां बरसा रही थी। भीड़ गली कूचों में घुसकर पीली कोठी पहुंची, जो रेलवे एनकाउंटर क्लियरिंग हाउस था। वहीं एक थानेदार कुछ सिपाहियों के साथ भीड़ पर पिस्तौल से गोली बरसा रहा था। भीड़ उस पर टूट पड़ी, पीली कोठी में आग लगा दी गई और थानेदार को उसमें झोंक दिया गया। उधर पहाड़गंज में गोरों के बैरक सुलगने लगे। एक ही दिन में अनेक इमारतें जलकर छार कर डाली गईं। शिशिर गिरफ्तार हो गया। डॉक्टर अमृत राय के घर में विषाद का यह दूसरा चरण खुला। दिलीप का निषेध प्रथम चरण था। उस चरण ने इस सुखी परिवार के जीवन में चिंता और उदासीनता की छाया उत्पन्न कर दी थी। डॉक्टर अमृत राय और अरुणा दोनों के लिए यह चिंता थी। एक पोषित मुस्लिम बालक को अपना पुत्र घोषित करने पर किन सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, इस पर अभी तक विचार करने का उन्हें अवसर ही न मिला था। अब एकाएक जैसे पहाड़ के समान कोई बाधा उनके सरल जीवन में आ गई। दिलीप का ब्याह मैं किस धर्मनिष्ठ हिंदू लड़की से करूं? कहाँ उसके आदर्शों पर पली लड़की को पाऊं? और पाऊं भी तो कैसे उसे और उसके परिवार को इस प्रवंचना में रखूं कि वह जन्मजात मुसलमान का बालक नहीं है, हमारा औरस पुत्र है। और यह बात प्रकट करने पर
कौन निष्ठावान हिंदू उससे अपनी कन्या का विवाह कराना पसंद करेगा? और यदि दिलीप का ब्याह न हुआ तो छोटे लड़कों की ब्याह शादी फिर कैसे होगी? यह कहकर इस अपवाद का निराकरण किया जा सकता है कि बड़ा बेटा कुंवारा रहते हुए छोटों का ब्याह हो सकता है। छोटों का ब्याह न होगा तो फिर क्या होगा? लड़की का क्या होगा? डॉक्टर दंपति को गहरी चिंता और व्याकुलता ने व्याप्त कर लिया। परंतु अभी तक यही चिंता पुरानी न पड़ी थी कि शिशिर की गिरफ्तारी और जेल यात्रा ने उन्हें मर्मांतक कष्ट दिया। शिशिर उनका सबसे छोटा बेटा था, सभी का प्यारा। उसका इस प्रकार जेल जाना इस परिवार पर वज्रपात सा हुआ। एक गहरे शोक की छाया घर भर में व्याप्त हो गई। अरुणा और करुणा का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर समझाते बुझाते स्वयं भी रोने लगते थे। सुशील कम्युनिस्ट था। उन दिनों अंग्रेजों से रूस मिल गया था, इसीलिए कम्युनिस्ट अंग्रेजों के समर्थक बन गए थे। वे कांग्रेस के विरोध में आवाजें उठा रहे थे। समानता और समाजवाद की बातें पीछे रह गई थीं और कूटनीति ने उन्हें पथभ्रष्ट कर दिया था। देश में इस समय कम्युनिस्टों के प्रति गहरा रोष छाया हुआ था। हाल ही में यह अफवाह उड़ी थी कि सुभाष चंद्र बोस के भारत के पलायन में कम्युनिस्टों ने सहायता की थी, परंतु इसके बाद ही रूस युद्ध क्षेत्र में उतर आया था और एंग्लो अमेरिकन गुट में सम्मिलित हो गया था। इसलिए उन्होंने सुभाष के पलायन का सारा भेद ब्रिटिश सरकार को बता दिया था। इससे देश भर में कम्युनिस्ट के प्रति अवज्ञा और क्रोध की भावना फैल गई थी। यद्यपि कम्युनिस्ट चीख चीख कर प्रचार कर रहे थे और अपने को निर्दोष प्रमाणित करने की चेष्टा कर रहे थे, परंतु इसी समय कम्युनिस्टों के पत्र पीपल्स वॉर में कम्युनिस्टों ने एक लेख छापकर तत्कालीन यूनियनिस्टिक सरकार की निंदा की थी, जिससे जगह जगह कम्युनिस्टों का बहिष्कार हो रहा था और उन्हें पीठ में छुरा भोंकने वाला दगाबाज कहा जा रहा था। इसी समय एक और बात का भी भंडाफोड़ हुआ कि कम्युनिस्टों ने जर्मन दूतावास से एक भारी रकम चुपचाप वसूल कर ली है। ब्रिटिश सरकार भी इनका विश्वास नहीं कर रही थी और इनकी दशा इस समय धोबी के कुत्ते की भांति हो रही थी। अंग्रेज जैसे बुद्धिमान जाति के लोग यह बात अनायास ही समझ गए कि जो अपने देश के साथ विश्वासघात कर सकता है वह हमारे साथ भी विश्वासघात किया करेगा। फिर भी कम्युनिस्ट इस समय CID में काम कर रहे थे। सुशील दिल्ली की कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था। दिल्ली राजधानी थी, अतः वह बहुत सी गहरी कार्रवाइयों में संलग्न था। वह बहुधा 2-2, 3-3 दिन तक घर से गैर हाजिर रहता। इसी समय एक और बात हो गई थी। 2 अपरिचित और रहस्यमय पुरुष छिपकर समय समय पर उसके पास आने लगे थे। उनमें से एक का नाम अक्षर सिंह था और दूसरे का नाम हरनाम सिंह। वास्तव में यही वे दोनों गूढ़ पुरुष थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को भारत से पलायन में मदद की थी तथा काबुल में रूसी दूतावास में उन्हें ले गए थे। परंतु अब इन्होंने दिल्ली केंद्र की मार्फत सारे भेद खोल दिए थे और अब वे CID की भांति काम कर रहे थे। सुशील यद्यपि बहुत सावधान आदमी था। यूं वह देश का शत्रु नहीं था, परंतु पार्टी की नीति से विवश था और अब तो चालें बहुत गहरी हो गई थीं। शिशिर की गिरफ्तारी से वह भी काफी चंचल हुआ। उधर सभी का संदेह था कि इस गिरफ्तारी में सुशील का हाथ है। डॉक्टर और अरुणा देवी ने उससे बोलचाल और बातचीत भी बंद कर दी थी। दिलीप शिशिर को खास तौर पर प्यार करता था और उसकी गिरफ्तारी से उसे बहुत गुस्सा चढ़ाया था। उसका स्वभाव तीखा ही था। माता पिता का दुख देखकर वह और भी अस्थिर हो गया। अंग्रेजी हुकूमत का तो वह विरोधी था ही। उसने अपने राष्ट्रीय संघ के तत्वाधान में एक विराट सभा का आयोजन किया और उस सभा में उसने जो भाषण दिया वह भाषण न था, ज्वालामुखी का विस्फोट था। उसने कहा, भाइयों, गत 40 साल से हम यह अनुभव कर रहे हैं कि अंधकार में डूबी हुई जाति के भीतर एक नवीन जाति जन्म ले रही है। प्राचीन हिंदू जाति धर्मग्लानि के कारण क्षुद्राशय हो गई थी, जिसे अनेक महात्माओं ने अपनी शक्ति और प्रतिभा को खर्च करके विपत्त काल से उभारा। उन्हीं के अमोघ प्रभाव से आज नवीन जातीयता के बीज उगते दिख रहे हैं। कलयुग अंधकार का जो युग था, आज वह समाप्त हो गया है। देश का तरुण मंडल अग्नि स्फुलिंग के सामने पुराने झोपड़ों को ढहाकर नए महल का निर्माण कर रहा है। इस नवीन संतति ने जिस काम का बीड़ा उठाया है उसे वो बिना पूरा किए शांत न होगा। हमारा राष्ट्रीय संघ वही अजेय संगठन है। हमारी इस नवीनता में भी प्राचीनता का प्रभाव है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि भारत जब स्वतंत्र होगा उसकी यही विशेषता उसे संसार के राष्ट्रों का शिरोमणि बनाएगी। सभा में मरमर ध्वनि उठी। दिलीप ने कुछ रुक कर कहा,
अंग्रेजों, तुमने भारत को पराधीन किया है, पर किस उद्देश्य से? कि तुम उसके बदले में गहरा हाथ मारो। तुम हमें धर्म स्वातंत्र्य देने की बात कहते हो, पर अपने धर्म पर तुम्हें खुद आस्था नहीं है। न तुम्हारे भाव धर्म को छू गए हैं। तुम धर्म को एक व्यर्थ ढोंग समझकर तुच्छ जानते हो। भारत के विशाल मैदान में धर्म के झगड़ों में पड़ने से तुम भी डरते थे। इन झगड़ों के कठिन परिणामों से तुम सावधान थे। इसी से धर्म में आड़ न लगाई। मगर तुमने ब्रह्म धर्म का उत्तेजन किया है। किस लिए तुमने मिशनरियों को अपना सगा समझा था? तुम्हारे राज्य में हिंदू लड़कों को और लड़कियों को क्या बाइबल जबरदस्ती पढ़ाई जाती है? इन सब चालों को हम समझते हैं। फिर दार्शनिक हिंदुओं और कट्टर मुसलमानों को धर्म सिखाना टेढ़ी खीर था। तुम्हें बैर भड़क उठने का भय था। तुमने मैसूर और ग्वालियर स्वतंत्र किए, इसीलिए कि उनके टुकड़ों को डालकर दूसरों को भौंकाना बंद कर दो। सारी सभा उन्मत्त हो उठी। लोग हाथ उठा उठा कर कहने लगे, चले जाओ अंग्रेजों, हिंदुस्तान छोड़ दो। तुम खूनी हो, तुम डाकू हो। दिलीप ने शांत होकर कहा, और आज समय का चक्र घूम गया है। यूरोप की लाश सिसक रही है। ढह गया तुम्हारा साम्राज्य। अंग्रेजों, अपनी खैर मनाओ और यहां से चले जाओ। अभी दिलीप के मुंह से यह शब्द निकले ही थे कि धड़ाम धड़ाम चारों ओर त्राही त्राही होने लगी। सैकड़ों आदमी घायल होकर तड़पने लगे। खून के फव्वारे चलने लगे। सभा भवन में भगदड़, हाहाकार मच गया। सारा ही सभास्थ पुलिस और सेना ने घेर लिया। जो मर गए थे वे औंधे मुंह पड़े रहे। जो जिंदा थे वे सिसक रहे थे। जो घायल होने से बचे थे उन्हें पुलिस के यमदूत पकड़ रहे थे। पकड़े हुए लोगों का अग्रदूत बनकर दिलीप पुलिस की लॉरी में जा बैठा। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।